कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स और ये सेशन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बिल्कुल आपके दिमाग में फिट कर देगा। इस सेशन को देखने के बाद में प्रोटीन के स्ट्रक्चर और कहीं से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ये बोल नहीं रहा हूँ जैसे लेक्चर खत्म हो जाए आप खुद से ये चीज अनुभव करो कि हाँ मुझे प्रोटीन की स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और लेक्चर समझ में आता है, सब कुछ अच्छा लगता है तो आपको क्या करना आपको पता ही होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक हमारा प्रोटीन की स्ट्रक्चर। एक मिनट, क्या है प्रोटीन की स्ट्रक्चर आज का हमारा टॉपिक है। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर के अंदर हम 4 स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। कौन कौन सी प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है और क्वाaternary स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। देखिएगा, टॉपिक का नाम डालता हूं सबसे पहले। तो मैं टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हैंड राइटिंग देखकर ये ना समझे कुछ समझ में नहीं आएगा। लेक्चर को पूरा देखिए, मुझे लगता है कि सब बातें आपको समझ में आ रही, लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको कि मैंने क्या लिख रखा है। ठीक है, देखिएगा, आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करता हूं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर है। सबसे पहली बात, नंबर 1 प्रोटीन कौन सी स्ट्रक्चर है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सी? प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करूंगा, सबसे पहले बात करूंगा किसकी? प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करूंगा। सर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है? इस बात को हम कैसे समझे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके अंदर कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि बॉन्ड पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूं कि प्रोटीन के अंदर 5 टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं, 5 प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी प्रोटीन, पी से प्राइमरी, पी से क्या होता है? प्राइमरी, और पी से क्या होता है? पेप्टाइड। क्या होता है? पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर? प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कैसे याद रखोगे? पी से प्राइमरी और पी से पेप्टाइड बॉन्ड। और आपको मैं बताऊं कि ये जो प्राइमरी बॉन्ड है जिसे मैं पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहा हूं, ये सभी प्रकार की प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। आप सेकेंडरी देखोगे स्ट्रक्चर, आप टर्सरी देखोगे, आप क्वाaternary स्ट्रक्चर देखोगे, सभी स्ट्रक्चर्स के अंदर ये पेप्टाइड बॉन्ड आपको मिलेगा। उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है वो आगे बताऊंगा। देखिएगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। और अगर सभी प्रकार की प्रोटीन्स के अंदर, सभी प्रकार की प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स के अंदर ये पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है मेरे को, तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? प्रेजेंट इन यानी कह सकता हूं ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रोटीन। ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रोटीन। जो नोट्स में बना रहा हूं वो भी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रोटीन, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? हमेशा प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। आपको धीरे धीरे सीखना है बात को। शुरुआत में जब आप सीख रहे हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे सीखना है। पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, और सभी प्रकार के प्रोटीन के अंदर प्राइमरी बॉन्ड प्रेजेंट होता है। प्राइमरी बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसे हमें पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ये बात आपको क्लियर हो गई? अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब बात करने वाला हूं किसकी? नंबर 2 पर आता है मेरे पास में। नंबर 2 पर आता है कौन? नंबर 2 पर आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करता हूं मैं। नंबर 2 पर क्या आ रहा है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ रहा है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है? इसके अंदर 2 टाइप की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी के अंदर 2 टाइप की प्रेजेंट होती है, 2 टाइप की प्रेजेंट होती है। देखिएगा ध्यान से, एक होती है अल्फा हेलिक्स। क्या होती है? अल्फा हेलिक्स। एक होती है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट एक होती है अल्फा हेलिक्स, एक होती है बीटा प्लेटेड शीट। सर अब प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस बात को समझो। जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ही होगा। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा? प्रेजेंट होगा, आप जानते हैं।
ये बीटा प्लेटेड है, इसमें भी क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। लेकिन इसे अल्फा हेलिक्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। और सेम बात देखो कि बीटा प्लेटेड शीट के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर तो कोई डिफरेंस हमारे को नजर नहीं आ रहा अभी तक तो, लेकिन बेटा अब देखना डिफरेंस आपको दिखेगा। क्या आपने पिछले लेक्चर के अंदर इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ा था क्या? इंट्रामोलिकुलर अगर आपने नहीं पढ़ा नहीं देखा तो बता देता हूं। इंट्रामोलिकुलर का मतलब है कि अपने ही मॉलिक्यूल यानी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो देखो मैं स्ट्रक्चर बना के समझाता हूं, फिर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये एक क्या बताया मैंने, मैं बोल रहा हूं मॉलिक्यूल्स के बीच में, एमिनो एसिड के बीच में बनेगा ना, एमिनो एसिड के बीच में बनेगा। तो ये एक एमिनो एसिड है, ये भी एक एमिनो एसिड है। तो ये एमिनो एसिड की मैं क्या बना रहा हूँ, चेन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, चेन। और आपको ये पता है कि एमिनो एसिड की चेन है, तो आप ये बताइए मेरे को कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट। अगर यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये भी पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। एक यहाँ पर क्या लिया था, एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड यहाँ पर लिया था, दोनों के बीच में क्या निकाला था, H2O निकाला था। तो क्या बन गया था मेरे पास में, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया था। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड है जिसको मैं राइट कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। सर अब हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनाओगे, अब हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनाओगे। आपने हाइड्रोजन बॉन्ड जब पढ़ा था आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा X और H का, जिसके अंदर X के पास में जो पावर होती है, मतलब जो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है कंपैरेटिवली H के मुकाबले, ठीक है। किसके मुकाबले, H के मुकाबले X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है। ये बात हम सीख चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो एक बात बताओ, जिसके पास में ज्यादा पावर होता है, जिसके पास में ज्यादा पावर होता है उसके पास में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है नेगेटिव चार्ज, अब सुनो ध्यान से। अब सोचो कि आप अपने घर के अंदर ही देख लो या अपने पड़ोसी के घर के अंदर देखते होंगे, ठीक है। अब पावर कहां पर होता है, बहुत अच्छे समझते हैं आप। पावर किसके पास होता है उस कंडीशन के अंदर, पावर किसके पास होता है, एक जो फीमेल कंपोनेंट होता है ना उसके अंदर कुछ ज्यादा पावर होता है। इन सब चीजों को देखा जाए तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उनके पास में क्या होता है, ज्यादा पावर होता है। अगर उन्होंने ऐसा कह दिया कि ऐसा नहीं करना तो सामने वाले कितना है नहीं कि वो करके दिखा दे। यह बात बहुत अच्छे से समझते हैं आप, ठीक है। तो वो सामने वाले ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता अगर उसने मना कर दिया तो, और अगर कर दिया मना फिर भी अगर वो कुछ कर रहा है तो आप जानते हैं फिर उसका नतीजा क्या होता है, ठीक है। तो ये बात बोल रहा हूं कि जिसके पास में ज्यादा पावर है, जिसके पास में ज्यादा पावर वो नेगेटिव होगा, और जिसके पास में कम पावर वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा बेचारा। कुछ भी काम कुछ भी बोलो आप, ठीक है, ऐसा करना है, ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव वाले को बोल के दिखाओ, नहीं करना ऐसा, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। इस प्रकार की बातें वो आपके सामने रखेगा, ठीक है भैया। अब देखो मैं मानता हूं कि यहां पर जो ये एक एमिनो एसिड है इसके अंदर से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बाहर निकल रहा है। कौन सा हाइड्रोजन, मैंने इसकी लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ठीक है। बाहर निकल तो दिखा दिया मैंने ओनली। और यहां पर से क्या निकल रहा है, एक्स बाहर निकल रहा है। क्या बाहर निकल रहा है, एक्स बाहर निकल रहा है। तो एक बात बताओ कि यहाँ पर जो बॉन्ड बना था किसके बीच में बना था, हाइड्रोजन और इस एक्स के बीच में बना था कि नहीं बना था। ये बॉन्ड बना था किसके बीच में बना था, हाइड्रोजन और एक्स के बीच में बना था। किसके बीच में बना था, हाइड्रोजन और एक्स के बीच में। तो ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। ये तो कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कौन सा बॉन्ड बन गया यहाँ पर बताओ मेरे को, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। किसके केस में, अल्फा हेलिक्स के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने आपको बना के दिखा दिया। स्ट्रक्चर समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है। अब देखो, अब इसे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में कर लिए बातें, सॉरी अल्फा हेलिक्स के बारे में कर लिए बातें। अब एग्जांपल देखो इसके, क्या आपको यहाँ पर विजिबल होगा शायद, देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ इसकी। यहाँ पर अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल होता है केराटिन। सर केराटिन प्रोटीन तो हमारे बालों के अंदर पाया जाता है, हमारे नाखून में पाया जाता है बेटा, उसी केराटिन प्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं। तो वो कौन सा प्रोटीन होता है बताओ मेरे को, वो अल्फा हेलिक्स होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर का अल्फा हेलिक्स होता है जो मेरे नाखून और बालों में प्रेजेंट होता है प्रोटीन। ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर हुई? ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, केराटिन प्रोटीन हो गया, अब आगे चलते हैं बीटा प्लेटलेट सीट की तरफ। इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, या इसके अंदर क्या डिफरेंस है इसके मुकाबले। देखो इधर, ये देखो मैं क्या बना रहा हूँ, एमिनो एसिड बना रहा हूँ। एमिनो एसिड क्या बना रहा हूँ मैं, चेन बना रहा हूँ, बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाऊंगा पहले तो, और बहुत सारे मॉलिक्यूल बना करके इसको क्या कर दूंगा मैं, जोड़ दूंगा। बहुत अच्छे से समझना बातों को और धीरे धीरे समझना बातों को। वीडियोज आपको बहुत मिल जाएंगी, बट समझ में कितना आता है उस बात को आप खुद से देखिएगा। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बना रहा हूँ ना, वो सभी मॉलिक्यूल क्या कर रहा हूँ, अलग अलग मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। अलग अलग मीन्स क्या है, मतलब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो अलग अलग एमिनो एसिड के प्रेजेंट हैं, और अलग अलग एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। इसका मतलब आप जानते हैं बहुत अच्छे से, मतलब कौन सा बॉन्ड बनता है वहां पर, इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूँ, ये कौन सा बॉन्ड है, आप बोल सकते इंटरमोलिक्यूलर ना, यहाँ पर है पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सा है, देखो कौन सा बॉन्ड था ये, पेप्टाइड बॉन्ड है। इधर भी कौन सा बॉन्ड बना दूं, पेप्टाइड बॉन्ड बना दूं। इधर कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। बोल बात समझ आ गई क्या, बोल बात समझ आ गई? लेकिन सर अब देखो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, इसके केस में बना के दिखा दिया। अब इसके केस में देखो कैसे बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको रेड से दिखाया मैंने, हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पर ब्लैक से दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर है ना एक मॉलिक्यूल तो ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इस प्रकार का जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को क्या बोल रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्ड सभी के बीच में बना दूं, ऐसा बॉन्ड बनेगा, वो कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा तो मेरे को, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। बात समझ आ गई क्या, बात समझ आ गई क्या? तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया मुझे बताओ आप, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। मैं लिख दूं क्या इसके बारे में, ये तो है मेरे पास में पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और ये मेरे पास में कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, जो किसके बीच में बन रहा है, इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर है के बीच में बन रहा है, इंटरमोलिक्यूलर के बीच में बन रहा है। लिख देता हूं यहां पर, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, इंटर मोलिक्यूलर। और ये कैसा बॉन्ड है, इंट्रा मोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब समझ में आ गया आपको कि इंटरमोलिक्यूलर क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर क्या होता है। एग्जांपल यहां पर लिखता हूं इसका एग्जांपल। एग्जांपल क्या है इसका, सिल्क है। जो भी एक प्रोटीन होता है, ये भी क्या होता है, एक प्रोटीन होता है सिल्क। ठीक है, ये क्या होता है कि प्रोटीन होता है सिल्क भी। ठीक है, तो आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर और प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको समझ में आए कि नहीं है? यहां तक आपकी दो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है, प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाaternary स्ट्रक्चर की। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आपको लिखना है, लिखना है आपको, क्योंकि जब लिखोगे ना आप तभी इन बातों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूं मैं, बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है, हम फालतू में इसको डिफिकल्ट बनाए रहे हैं, बातों को ध्यान समझते नहीं है। बाकी कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। थर्ड नंबर पर क्या आता है बताओ मेरे को, टर्सरी प्रोटीन। कौन सा आता है, सॉरी टर्सरी प्रोटीन नाम ले रहा हूं बार बार मैं नाम ले रहा हूं। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या आता है, क्या आता है, टर्सरी स्ट्रक्चर आता है। बोले जैसे हम टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करूं, मतलब यहां पर टर्सरी स्ट्रक्चर के साथ में अगर मैं क्वाaternary स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कंपैरेटिवली पढ़ते हैं जब कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं तो इसमें कुछ अलग ही मजा आता है। मतलब इन बातों को बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। क्वाaternary स्ट्रक्चर कौन सी स्ट्रक्चर है, क्वाaternary स्ट्रक्चर है, क्वाaternary स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पर टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाaternary स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तब क्वाaternary स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से क्वाaternary स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, क्वाaternary बोल रहा हूँ। टर्सरी स्ट्रक्चर की बात कर ले सबसे पहले। अब देखो इसके अंदर डिफरेंस बताना आप मेरे को। इसके अंदर प्रेजेंट होता है पेप्टाइड बॉन्ड, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो पहले बता चुका हूं मैं। यहां पर भी क्या होता है,
पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ी बात हुई यहाँ पर, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है अभी, ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट। ऑल टाइप्स कौन से, अब पेप्टाइड के अलावा 4 बच गए, वो 4 भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इधर भी देखो, ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट। इधर भी क्या होते हैं, सभी प्रेजेंट होते हैं, इधर भी 4 प्रेजेंट होते हैं। अभी तक कोई डिफरेंस हमारे को नहीं दिखा इसके अंदर, अभी तक कोई डिफरेंस हमारे को नहीं दिखा कि सर डिफरेंस क्या है, फिर तो डिफरेंस नहीं आ रहा, ये तो सेम सेम हो गया, बिल्कुल सेम सेम नहीं। अब देखो सेम सेम, ठीक है। अब देखो मैं लिखता हूं यहां पर प्रेजेंट इन, ये कहां प्रेजेंट होता है टर्सरी स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो यहां पर कहूंगा मैं कि प्रेजेंट इन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, यहां पर देखो मैंने मोर देन वन लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रेजेंट होता है, वो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रेजेंट होता है, वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है, टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या बोल रहा है कि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर आती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। टर्सरी स्ट्रक्चर हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमारा जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। इसका कारण क्या है, ये सब टर्सरी स्ट्रक्चर हमारा जीवन जीने के लिए हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। फिर बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, इसका एग्जांपल होता है एंजाइम। क्या होता है, एंजाइम। अब समझे कुछ बात, एंजाइम इसके एग्जांपल है, मतलब एंजाइम के अंदर टर्सरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। एंजाइम के अंदर टर्सरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर एंजाइम नहीं हुआ तो क्या हम अपना लाइफ जो है सरवाइव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो एंजाइम इंपोर्टेंट हमारी बॉडी लिए, हमारे लिए इंपोर्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर एंजाइम इंपोर्टेंट, इस वजह से टर्सरी स्ट्रक्चर भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। दूसरी बात करता हूं, दूसरा एग्जांपल है मायोग्लोबिन। कौन सी है भैया, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है, मसल्स के अंदर पाया जाता है मायोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन की बात करें तो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मायोग्लोबिन कहां पाया जाता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है। अब सुनो इधर, इसके एग्जांपल देखते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है हमारे पास में, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है हमारे पास में। इसका एग्जांपल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का, दिमाग से स्लिप हो रहा है, आ नहीं रहा है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल था हमारे पास में, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल था इसका एंजाइम, इसको मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। क्या आ गया, हीमोग्लोबिन। कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाता है, पता नहीं लगता, ठीक है। कौन सा है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसका एग्जांपल है, एग्जांपल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का, और जो भी थोड़ी देर पहले बोला भी था मैंने, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एग्जांपल क्या है, हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो बहुत बढ़िया, आपने टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ लिए। बस यहां पर ध्यान रखना कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है टर्सरी स्ट्रक्चर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन है जो हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहां पर हमने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन खत्म कर लिया। अब हम मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन को कुछ कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। एंजाइम की बात तो आगे करने वाले ही है, अगला सेशन जो आएगा, मतलब अगले से अगला, पहले कार्बोहाइड्रेट उसके बाद में एंजाइम आएगा। तो एंजाइम की तो पूरी बात करेंगे पूरी सेशन के अंदर। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की बात कर लेता हूं। देखिए सेशन बड़ा हो सकता है लेकिन आपको बातें सीखने को मिलेगी।
इतना ही कहूंगा कि सेशन बड़ा हो सकता है, आपको बातें सीखने को मिलेगी। बायोमोलिक्यूल को 3 घंटे में खत्म करके से कोई मतलब नहीं है। बायोमोलिक्यूल को ऐसी ऐसी वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो 3 घंटे के अंदर बायोमोलिक्यूल खत्म हो रहे हैं। आपको पता है यहाँ पर इस वीडियो की लेंथ क्या है, ठीक है, और कितना टॉपिक इसके अंदर पढ़ाया गया है वो देखो आप। तो मतलब इतने सारे जो जितना भी बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है उसको इंक्लूड किया जाएगा तो कितना बड़ा कितना ब्रॉड हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इतने सारे टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, 10 घंटे 5 घंटे अगर जो भी लेक्चर का टाइम होगा पूरे चैप्टर का, आपको ऐसा लगता है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना, और सुनो वहां पर कमेंट कर देना कि सर कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन समझ में आए तो क्या करना है, फिर बोल रहा हूँ आपको पता है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी मेहनत की जा रही है आपके लिए कि आपको समझ में आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किसकी, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अभी, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। आओ आइए, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एक होता है हमारे पास में, किसकी बात कर रहा हूं मैं, हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं। देखो भैया, मायोग्लोबिन को मैं क्या सिंपली देखो, आपके हमारी जो बॉडी होती है ना उसके अंदर कभी हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्या होता है, सुबह उठते हैं पेन होता है ना पेन। वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, इस वजह से होता है, ठीक है। ये बातें वैसे आप रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में और भी अच्छे से पढ़ोगे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मायोग्लोबिन क्या, मायोग्लोबिन, ओके। मायोग्लोबिन को मैं लिख सकता हूँ जैसे हीमोग्लोबिन एच भी लिखते हैं ना, उसी प्रकार से मायोग्लोबिन को एम भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मायोग्लोबिन को एम भी लिखते हैं। और ये जो मायोग्लोबिन है ये बाइंड करता है किससे, बाइंड्स विथ ऑक्सीजन से करेगा। सिंपल सी बात है, मायोग्लोबिन किससे बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से करेगा। सर हीमोग्लोबिन भी किससे करता है, ऑक्सीजन से करता है, लेकिन वो 4 ऑक्सीजन के साथ में करता है और ये 1 ऑक्सीजन के साथ में करता है। किसके साथ में करता है, 1 ऑक्सीजन के साथ में मायोग्लोबिन क्या करता है, बाइंड करता है। मतलब ये हुआ। और दूसरी बात क्या बोला मैंने, हीमोग्लोबिन की बात कर लेता हूं साथ में, क्यों कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं, एच भी बोलते हैं, ठीक है, एच भी बोलते हैं। और ये बाइंड होता है किसके साथ में, बाइंड्स विथ किसके साथ में, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है। अब आप खुद सोच के मुझे आप बताइए एक बात कि कोई व्यक्ति 4 लोगों के साथ रिलेशन में है, सपोज कीजिए आप, हंसने की बात है, समझना कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और इसे बोलने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करना चाहते बातें बोल के, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि कोई व्यक्ति 4 लोगों के साथ में रिलेशन में है और कोई व्यक्ति 1 व्यक्ति के साथ में रिलेशन में है। आप खुद से सोच के बताइए किसको अलग करना आसान है, 4 को अलग करना आसान है। 4 को अलग करना आसान है क्यों, क्योंकि वो कंफ्यूज रहेगा ना, 4 लोगों के साथ में रिलेशन में रहेगा तो कंफ्यूज रहेगा, और कंफ्यूज रहेगा तो हम आसानी से उसको अलग कर सकते हैं। किसी के बारे में कुछ कहा, किसी के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि 4 के साथ में रिलेशन में कंफ्यूज होगा, और कंफ्यूज होता है, और कंफ्यूजन में कौन मरता है, कुत्ता मरता है। कौन मरता है कंफ्यूजन में, कुत्ता मरता है, ठीक है। समझ गए बात, ठीक है। कई को समझ में आ गई बात, कई को कल तक आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कंफ्यूजन में कुत्ता मरता है, तो इस वजह से वहां पर क्या होगा, मारा जाएगा व्यक्ति, समझ गए। और जब एक व्यक्ति के साथ में रिलेशन में है तो उसको अलग करना भैया आसान नहीं है, उसको अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के साथ में 1 ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन के साथ में क्या है, 1 ऑक्सीजन है। हीमोग्लोबिन के साथ में 1 ऑक्सीजन, इस वजह से हीमोग्लोबिन टाइटली बाउंड होगा, यस, बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ रहेगा हीमोग्लोबिन। अलग ही नहीं कर सकते आप हीमोग्लोबिन को इतनी आसानी से, जितनी आसानी से इसको मायोग्लोबिन को, जितनी आसानी से आप हीमोग्लोबिन को अलग कर सकते हैं। यहां पर देखो 4 से जुड़ा हुआ है तो आसानी से अलग हो जाएगा। अब देखो ये ना ग्राफ बनाता हूं इसका और फिर बताता हूं आपको। जैसे मायोग्लोबिन का ग्राफ बनाता हूं, मायोग्लोबिन का ये क्या है, मायोग्लोबिन है, ठीक है, ये परसेंटेज सैचुरेशन है। अब देखो यहां पर क्या होगा कि ये बहुत टाइटली बाउंड है ना, मतलब ये हुआ इस प्रकार का ग्राफ बना है। इधर देखो दोनों ग्राफ कंपेरेटिवली बता रहा हूं आपको, ये हीमोग्लोबिन है
और यहां पर परसेंटेज सेचुरेशन है। देखना यहां पर देखो, और बना देता हूं इसको इधर थोड़ा। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है नीचे की ओर शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है और ये इधर शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा? एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब जानते हो क्या क्या होता है? क्या होता है? जुड़ना। एसोसिएशन मतलब जुड़ना, जुड़ना, जुड़ने की पावर, और कितना गहराई से जुड़ा हुआ है, कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। और यहां पर क्या होगा? डिसोसिएशन। क्या होगा? डिसोसिएशन। कैसे याद रखोगे? एल पहले आता है या आर? एल पहले आता है तो यहाँ पर ए भी पहले आता है, और आर बाद में आता है तो डी भी बाद में आता है। तो एल के साथ में क्या आएगा? ए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जब शिफ्ट होता है तो क्या होता है? एसोसिएशन, जुड़ना, जुड़ना, जुड़ेगा। और जब राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा? डिसोसिएशन, छूटेगा या दूर होगा। ठीक है। अब देखो यहां पर, आप खुद सोचो एक बार कि यहां पर देखो कितना पास में है, मतलब एसोसिएशन बहुत ज्यादा है, बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये मायोग्लोबिन बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना कि एक आत्मा का ही संबंध है ये तो। ठीक है, तो वही बात होगी यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो यही बात मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर देखो आप हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में आपको डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और भी मैं आपको टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो प्रोटीन वाला सेशन है वो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर, इस वजह से। ठीक है, और कुछ बातें जो कर लेता हूँ मैं फटाफट से। हाँ जी, आगे चले। अब देखो, अब बात करता हूं मैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और एक बात करता हूं मैं मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। एक टॉपिक और आता है हमारे पास में कि नॉर्मल आरबीसी से सिकल से आरबीसी कैसे बनी। तो ये जो टॉपिक है ना, ये हम अगले मतलब जेनेटिक्स के अंदर पढ़ लेंगे, तो इस वजह से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आओ। टॉपिक का नाम क्या बोला मैंने? टॉपिक का नाम है मेरे पास में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, किसका डीनेचुरेशन हो रहा है? बात बताना मेरे को आप। प्रोटीन का। किसका डीनेचुरेशन हो रहा है? प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा है। सर कौन सी प्रोटीन का? अब एक बात बताओ, प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो होगा नहीं, क्योंकि प्राइमरी से ज्यादा क्या बटेगा? और भाई प्राइमरी से ज्यादा क्या बटेगा? और है ना। तो इस वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो होती है वो तो बटेगी ना, वो प्राइमरी में स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकती है। इस वजह से क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर बनाता हूं मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या बनाया मैंने? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया है। क्या बनाया मैंने? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये बना रहा हूं कौन सी स्ट्रक्चर? ये टर्सरी स्ट्रक्चर। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर है? क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन बना रहा हूं ना? हाँ, आप जानते हैं हीमोग्लोबिन होता है, ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर है? क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। ये टर्सरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। और जब मैं इन तीनों को, चाहे टर्सरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे क्वार्टनरी हो, इन सभी को जब मैं एसिड की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर, एसिड और हाई टेम्परेचर, एसिड और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में रख देता हूं, जब तीनों को मैं एसिड और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में रख देता हूं, तो मेरे पास में प्रोटीन का क्या हो जाता है? डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन का मतलब हो जाता है कि एक सबसे छोटी संरचना में टूट जाना या जैसे बनी उसमें बदल जाना। तो किस में बदल जाता है? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में। किस में बदल जाता है? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में बदल जाता है। समझ गए बात को? किस में बदल गया? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर बदल गया। देखो इधर, ये क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। सर क्या हुआ ऐसा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर बदल गया? ऐसा क्या हुआ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर बदल गया? तो यहां पर क्या होता है? यहां पर ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक होता है आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक
इंटरेक्शन। अब यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग बात आएगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड का, आयनिक बॉन्ड का और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का ब्रेकडाउन हो गया। वैसे तो 5 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सर पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, इस वजह से नहीं टूटा क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है सेरीन से बना हुआ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है, कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ना आसान नहीं होता है, उसको तोड़ना आसान नहीं होता है, और क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये वीक बॉन्ड होते हैं उसके मुकाबले, इस वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बताओ बात क्लियर हो गई क्या, कारण मैंने बता दिया कि वो 2 बॉन्ड क्यों नहीं टूटे। ओके बहुत बढ़िया, आओ आगे चलते हैं। ठीक है, आओ अब देखो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन तो हो गया, अब देखो मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन क्या है, 2018 में क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, इस वजह से मैं आपको बताता हूं मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन क्या है। मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन क्या बता रहा हूं, मिसफोल्डिंग, अब आपको लग रहा होगा ऐसा कि सर ऐसे टॉपिक पढ़ा रहे हो जो हमने कभी सुने नहीं है या देखे नहीं है, पढ़े नहीं है, आप ही क्यों पढ़ा रहे हो, एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं जा रहे हो ना, बिल्कुल नहीं जा रहे हो एनसीईआरटी से बाहर, एनसीईआरटी के अंदर ही है, और मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन से क्वेश्चन आ चुका है, देख लो बात को। ठीक है, तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं जो एनसीईआरटी से बाहर है, एक भी शब्द ऐसा नहीं जो एनसीईआरटी से बाहर है, सब कुछ उससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा, इसी वजह से ये सब चीजें चल रही है। मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन के अंदर देखो, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन जब हो जाती है ना, तो मेरे पास में एक बनता है प्रायोन, प्रायोन की केस में होती है एक तो, ठीक है, एक होता है एमाइलोइड, जो एमाइलोइड है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसी क्वेश्चन आया था। प्रायोन के बारे में देखो, जो वायरस की बात होती है, वायरस के अंदर भी आएगा प्रायोन, ठीक है, देखो इधर ये प्रायोन क्या करता है, यूज करता है, मतलब कारण इसके अंदर कुछ डिजीज होती है, डिजीज कोज करता है, कौन कौन सी डिजीज करता है, जैसे मैं बात करूं सीआर जेकोब डिजीज, सीआर जेकोब डिजीज करता है, और एक डिजीज करता है बीएससी, बीएससी क्या, मेड काउ, क्या होती है, मेड काउ, क्या होती है, मेड काउ, क्या होती है सर, मेड काउ, मेड काउ क्या होती है, मेड काउ होती है डिजीज, क्या होती है, डिजीज, ये होती है मेड काउ, ये बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म एनसीफलोपैथी वायरस वाले जो चैप्टर के। अब बात करता हूं अमाइलोइड की, अमाइलोइड क्या होता है, अमाइलोइड होता है डीजनरेटिव, डीजनरेटिव डिजीज, अमाइलोइड डी जनरेटिव डिजीज, कौन सी डिजीज होती है, डीजनरेटिव डिजीज होती है एल्जाइमर, डी जनरेटिव, यहां पर एक ई और आएगा, डीजनरेटिव डिजीज होती है एल्जाइमर, क्या बोलते हैं इसको, एल्जाइमर। इसमें क्या होता है, इसे एल्जाइमर के अंदर ब्रेन की जो मसल्स है, ब्रेन के जो कनेक्शंस होते हैं ना, जो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, एल्जाइमर, बोलने की समस्या हो जाती है, क्या समस्या हो जाती है, बोलने की समस्या हो जाती है। ठीक है, अब किसी को कुछ चीज याद नहीं रहती, ठीक है, जैसे किसी को नंबर याद नहीं रहते हैं, तो किसी को नाम याद नहीं रहता, मेरी आदत है मेरे को नाम याद नहीं रहता, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे एल्जाइमर है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको भी एल्जाइमर है। ठीक है, तो वो क्या होता है, माइंड की एक फिक्स पोजीशनिंग या कह सकते हैं कि एक कोडिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है कि मेरे को अब ये सब चीजें कैसे याद है, बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें मेरे को याद रहती है, लेकिन मेरे को नंबर याद नहीं रहता, नाम याद नहीं रहता, ठीक है, और बाकी सब कुछ याद रहता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ में भी, तो ऐसा ना समझे कि हाँ मेरे एल्जाइमर है या मैं एल्जाइमर से ग्रसित व्यक्ति हूँ। ठीक है, तो इन चीजों से बचे, अंधविश्वास की बातें, एल्जाइमर, ठीक है, आप स्वस्थ बढ़िया है और पढ़ते रहिए बस। आप एल्जाइमर की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ एल्जाइमर की। ठीक है, तो एल्जाइमर होता है अमाइलोइड कारण, क्योंकि ये डीजनरेटिव डिजीज होती है। बताओ आपको मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, बस इतना ही आपको पढ़ना है, 2018 में आया था एल्जाइमर से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे किसके बारे में बात करने वाले, बस थोड़ा बहुत और बाकी है, जल्दी से बता देता हूं उनको मैं। देखो अब किसकी बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं ग्लोब्यूलर और एक होते फाइब्रस प्रोटीन, बहुत सिंपल सा है और बहुत छोटा सा। देखो देखो इधर एक तो है
ग्लोब्यूलर, एक होती है फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोब्यूलर होती है, एक फाइब्रस होती है। जो फाइब्रस प्रोटीन होती है वो इंसोल्यूबल होती है, और ग्लोब्यूलर जो होती है वो क्या होती है, सोल्यूबल होती है। किसमें सोल्यूबल होती है, वाटर की बात कर रहा है। इंसोल्यूबल होती है, यहां पर क्या होती है, सोल्यूबल होती है। बात क्लियर हो गई। ये फाइब्रस होती है, कैसे होती है, फाइब्रस होती है। तो फाइब्रस होती है, फाइबर की तरह होगी। और यहाँ पर देखिए इंसोल्यूबल ग्लोब्यूलर है, तो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। कैसी होती है, स्फेरिकल, जानते हो कैसे, इस प्रकार से। सॉरी, ग्लोब्यूलर क्या होती है, स्फेरिकल होती है। क्या होती है, स्फेरिकल होती है। ये कैसी होती है, ये फाइब्रस होती है। फाइब्रस मतलब इस प्रकार से फाइबर की तरह प्रेजेंट होती है। फाइब्रस कैसी होती है, फाइब्रस। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये कैसी होती है, फाइब्रस होती है, और ये कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं किसकी बात करें, अब बात करें कोलेजन की। किसकी बात करने वाले, कोलेजन प्रोटीन होती है। कोलेजन की लास्ट टॉपिक है इसका ये। ठीक है, कोलेजन की बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन जो होती है ना, कहां पर प्रेजेंट होती है, कनेक्टिव टिश्यू में। कहां प्रेजेंट होती है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है। कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन प्रेजेंट होती है। अब कोलेजन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुनो बात को ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बात क्या है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, क्या बोलते हैं इसको, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होती है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है इन एनिमल। किसके अंदर, एनिमल के अंदर, एनिमल्स। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। अब देखो यहां पर जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल कहता हूं मैं, स्किन हो गई, बोन्स हो गई, ठीक है, लिगामेंट हो गया, ठीक है, लिगामेंट हो गया। तो इस प्रकार से स्किन, बोन्स, लिगामेंट, इनके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है, जिसे कोलेजन कहते हैं। बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर हो गई तो बहुत शानदार। ठीक है, आगे देखो, ये कैसी होती है, ये भी फाइब्रस होती है। कैसी होती है, फाइब्रस होती है। एक्चुअली क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि देख सकते हैं आप इसकी जो इंक है वो खत्म हो चुकी है, इस वजह से लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अब सेशन भी खत्म होने वाला है तो चेंज कर लेंगे बाद में। फाइब्रस होती है, और देखो ट्रिपल हेलिक्स होती है। क्या होती है, ट्रिपल हेलिक्स होती है। इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बस ट्रिपल हेलिक्स होती है। कैसी होती है, ट्रिपल हेलिक्स। ट्रिपल हेलिक्स की बात करूं तो देखो इधर ये एक हेलिक्स हो गया, 3 हेलिक्स हो गए ना, ट्रिपल मतलब 3 हेलिक्स होंगे। तो देखो 3 हेलिक्स बना देता हूं मैं इसके अंदर। इस प्रकार से ये होती है ट्रिपल हेलिक्स। कैसी होती है स्ट्रक्चर इसकी, ट्रिपल हेलिक्स से। और ट्रिपल हेलिक्स की स्ट्रक्चर किसने दी थी, रामचंद्रन, जो अपने इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी, रामचंद्रन, उन्होंने दी थी ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसकी, कोलेजन प्रोटीन की। अब ये प्रोटीन वाला सेशन है खत्म हो चुका है, बिल्कुल ये प्रोटीन वाला सेशन है बिल्कुल खत्म हो चुका है, हमने प्रोटीन कंप्लीट कर लिया है। अब आगे आने वाले लेक्चर के अंदर आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो आपको क्या करना, आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के साथ में। तो बने रहिए, चलते हैं और पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।